इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे गॉस थ्योरम पे और अगले क्लास में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक स्फीयर हम लिए, ठीक है, इसमें Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। कैपिटल Q चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका पूरा रेडियस कितना है? कैपिटल R। ठीक है, हमको निकालना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है क्या। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोग भी, आप घर से आने में कुछ काम किए, हम कुछ काम किए, ये कुछ काम किए, सब लोग कुछ कुछ वर्क किया। ठीक है, जितना वर्क डन हम लोग किए दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे ये पेन बनाया गया, तो ये पेन जब नहीं बना था तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है वो सब कहाँ था? इनफाइनाइटली सेपरेटेड था। कहाँ था? किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, कोई इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं था। लेकिन सारे पार्टिकल्स को एक साथ ला करके असेंबल करने में जितना वर्क डन किया गया होगा दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेन। ठीक है, उसी प्रकार जब ये चार्ज्ड स्फीयर नहीं था तब इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, लेकिन सारे कैपिटल Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्फीयर को असेंबल करने में जितना वर्क डन किया गया होगा दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसमें टोटल तो कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली, लेकिन हम मान लेते हैं कि किसी समय जब स्मॉल q चार्ज को लाया गया होगा तब x रेडियस का स्फीयर बना होगा। ऐसा नहीं जैसे हम लोग मिट्टी का बड़ा गोला बनाते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि एक साथ सारा मिट्टी ला करके बड़ा गोला बना दिए। पहले छोटा सा गोला बनता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी थोप थोप करके हम लोग बड़ा गोला बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जब स्मॉल q चार्ज आया, इस स्फीयर में कितना चार्ज है? स्मॉल q, तब x रेडियस का स्फीयर बना। ठीक है, फिर जब हम थोड़ा सा कुछ और चार्ज लाएंगे तो इसका रेडियस कुछ बढ़ जाएगा। इसका रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ाएं, dx लेंथ से बढ़ाएं है इसका रेडियस। ये कितना है? dx। तो चार्ज भी कितना बहुत छोटा लाए होंगे, dq चार्ज लाए होंगे। ठीक है, तो हम इतना पार्ट को असेंबल करने में कितना वर्क डन किया गया पहले वो निकाल लेंगे, फिर थ्रू आउट द स्फीयर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग नोट कीजिएगा थोड़ा। वी कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, we consider a uniformly charged sphere of radius r, capital R, of radius r, and having charge q, capital Q, and having charge q uniformly distributed, and having charge q uniformly distributed in the volume of sphere, uniformly distributed in the volume of sphere। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके let at any instant q charge, small q charge is brought to assemble the sphere of, at any instant q charge is brought to assemble the sphere of radius x, to assemble the sphere of radius x। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर? बड़ा वाला। कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो से डिनोट किए, तो रो बराबर कितना आ गया? कैपिटल क्यू बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3Q बाय 4 पाई आर क्यूब। ये हम निकाल लिए यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, देयरफॉर चार्ज इन दिस वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम? एक्स रेडियस के स्फीयर वाले वॉल्यूम में। ठीक है, देयरफॉर चार्ज इन द स्फीयर ऑफ रेडियस x क्या हो जाएगा? तो इसको हम स्मॉल q से डिनोट, q चार्ज लाए थे ना x रेडियस में, तो स्मॉल q कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? क्या यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो x रेडियस वाले वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर कितना? 4/3 पाई एक्स क्यूब। एक्स ना रेडियस है, अब रो का वैल्यू रख दीजिए, तो Q इज इक्वल टू 3Q बाय 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। क्या क्या खत्म हो गया? 4 पाई समाप्त, 3 समाप्त। दिस इम्प्लाइज स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब। चलिए, ये हम निकाल लिए एक्स रेडियस वाले स्फीयर के वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है ना, अब क्या करना है हमको? ये तो चार्ज निकाल लिए, इसके बाद क्या करना है? अब हम इन्फिनिटी से इसके सरफेस पे कुछ, पहले इसका पोटेंशियल निकाल लीजिए। 10 पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर potential of sphere of radius x क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, बताइए आप लोग, अगर कोई स्फीयर है जिसमें चार्ज q है, उसका रेडियस x है, तो बताइए उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x। ठीक है, अब q का भी वैल्यू पता है आपको, x के टर्म में है ना। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कितना था? कैपिटल Q बाय आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब, आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x। तो एक x खत्म हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखें कि अभी तक हम लोग कहाँ कितना बड़ा स्फीयर बनाए हैं? x रेडियस का, अभी हम कैपिटल R रेडियस का स्फीयर नहीं बनाए हैं। ठीक है, अभी हम x रेडियस का स्फीयर बनाए हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ dq चार्ज लाएंगे, स्मॉल चार्ज लाएंगे, इसके सरफेस पे रखेंगे, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? x प्लस dx हो जाएगा। तो आप लोग कोई बता सकते हैं कि इस dx पार्ट पे कितना चार्ज आया होगा? dq तो हम मान लिए, लेकिन वो dq कितना होगा? जैसे हम लोग q निकाले ना कि x रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज है, तो कैपिटल Q बाय आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब। उसी प्रकार dq कितना होगा, कैसे निकालेंगे ये? तो हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो पता है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम वो dq थिकनेस वाला, dx थिकनेस वाला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल लें और उस वॉल्यूम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस पार्ट पे कितना चार्ज आएगा नहीं पता चल जाएगा? तो dq पता चल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो मेन काम हमारा क्या है? इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना। तो इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, अगर बोले फुटबॉल का रेडियस है
आर, तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें फुटबॉल के चमड़े का वॉल्यूम क्या है, तो चमड़ा का थिकनेस तो बहुत कम है ना, ठीक है, dx क्या है, बहुत कम है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसका बहुत आसान तरीका, आप फुटबॉल को फाड़ दीजिए, फाड़ करके उसके चमड़े को बिछा दीजिए, ठीक है, तो एक कैसा बन जाएगा, वो कुछ सर्कल टाइप का बन जाएगा, ठीक है, और उसका कुछ थिकनेस होगा, और वो थिकनेस कितना होगा, dx हो जाएगा, ठीक है, और रेडियस उसका कितना होगा, x हो जाएगा। जो फुटबॉल था कितना रेडियस का फुटबॉल है, x रेडियस का फुटबॉल है, ठीक है, हमको इसके चमड़े का वॉल्यूम निकालना है। तो फुटबॉल को फाड़ करके हम बिछा दिए, तो एक सिलेंडर के जैसा नहीं हो जाएगा, जिसका हाइट हो जाएगा dx, ठीक है, और रेडियस हो जाएगा x। तो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर एच, ठीक है, मैंने हाँ 4 पाई स्फेयर है ना, ठीक है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर सरफेस का एरिया हो गया, इंटू थिकनेस कितना हो जाएगा dx, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ना, dq इज इक्वल टू कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू रो। समझ में आ रहा बात, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ये स्मॉल थिकनेस वाला जो स्फीयर है वो, ठीक है, और इंटू रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आया 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो की जगह क्या रखें 3q बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर इसको अरेंज कर देते हैं, 4 पाई तो समाप्त हो गया, तो क्या बचा 3q बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी क्यू निकल गया। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज dq to the surface of sphere of radius x क्या होगा, तो वर्क डन भी छोटा होगा, तो dw बराबर क्या होगा, जैसे अगर हम कुछ q चार्ज को v पोटेंशियल पे ला रहे हैं, तो w बराबर क्या होता है q इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा v हो जाएगा, जो हम पोटेंशियल निकाले थे सरफेस का, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है 0, ठीक है, तो v माइनस 0 कितना v रहेगा, v रह जाएगा जो सरफेस का पोटेंशियल है, तो dw बराबर q इंटू मतलब dq इंटू v, ठीक है। अब v का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, पोटेंशियल का वैल्यू, और dq का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो रख देते हैं, तो 3q बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू वी कितना निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये ना था। क्या क्या खत्म हुआ, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं खत्म हो रहा है, तो क्या बच जाएगा, दिस इंप्लाइज dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाय नीचे क्या बचा r पे पावर 3 r पे पावर 3, तो r पे पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पे पावर 4 इंटू dx हो गया। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज to assemble the sphere
ऑफ रेडियस कितना आर रेडियस का स्फीयर बनाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन w, टोटल वर्क डन, सारा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो 3q² बाय 4πε0 r पे पावर 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x पे पावर 4 dx, कहाँ से कहाँ, 0 से r तक, तो पूरा स्फीयर नहीं बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू 3q बाय 4πε0 r³ इंटू x पे पावर 4 dx का इंटीग्रेशन कितना, x पे पावर 5 बाय, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर में एक जोड़ते हैं, जितना पावर बनता है उसी से डिवाइड करते हैं, तो x पे पावर 4 है तो 4 + 1 5 बाय 5, तो x पे पावर 5/5 हो गया, और लिमिट रख दिए कहाँ से कहाँ, 0 से r तक, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो r पे पावर 5/5 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, w इज इक्वल टू 3q बाय 4πε0 r³ था, r पे पावर 6 था ना, तो 3q² बाय 4πε0 r पे पावर 6 इंटू r पे पावर 5/5, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, r पे पावर 5, r पे पावर 5 खत्म, एक r नीचे बचेगा, और 4 5 जा 20, तो क्या हो गया 1/4πε0 3q² बाय 1/20 पाई ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, πε0 3q² बाय r, यही वर्क डन हुआ, एंड दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नीचे एक लाइन नोट कीजिएगा, एंड दिस मच वर्क डन, एंड दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज, एंड दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy, and this much work done is stored as potential energy of charged sphere, and this much work done is stored as potential energy of charged sphere, तो क्या हो जाएगा, therefore potential energy को U से डिनोट करेंगे, तो U इज इक्वल टू कितना है, यही ना होगा 1/20πε0 3q² बाय r, and this is the potential energy of charged sphere, ठीक है। ये तो हो गया कि जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तब, लेकिन अगर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें हम, कंडक्टिंग स्फीयर अगर रहेगा तो क्या चार्ज वॉल्यूम में रहेगा, नहीं, चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे, ठीक है। और उसका जब भी हम चार्ज को लाएंगे, मान लेते हैं कुछ पहले q चार्ज लाए फिर dq चार्ज लाए, तो उसका रेडियस नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था इसलिए हम रेडियस को बढ़ा रहे थे, वहाँ r रेडियस का ही स्फीयर है जिसके सरफेस पे q चार्ज है, ठीक है। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, इससे बहुत आसान है, उसमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो देखिए फिर से हम क्या किए, एक कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर किए जिसका रेडियस है कितना, कैपिटल R, इस पे टोटल कैपिटल Q चार्ज हमको रखना है, ठीक है। जो इन्फिनिटी से हम कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे ला रहे हैं, उतना करने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी अगेन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम पहले कैपिटल Q टोटल चार्ज नहीं लाते हैं, पहले हम स्मॉल q चार्ज लाते हैं, ठीक है।
और देखते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, फिर उस पोटेंशियल पे dq चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे, फिर थ्रू आउट इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले नोट कीजिए, वी कंसिडर अ कंडक्टिंग स्फीयर, वी कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर of radius r, capital R. We consider a conducting sphere of radius r and at any instant let q charge, small q, at any instant let q charge is brought on the sphere, small q charge is brought on the sphere, thus potential of the sphere is क्या हो जाएगा, v is equal to कितना, एप्सिलॉन नॉट q बाय r, कैपिटल R, क्योंकि इसी के सरफेस पे लाए हम लोग। ठीक है, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एलिमेंटल चार्ज dq, चार्ज एलिमेंटल चार्ज dq इस कितना, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dq इंटू v, तो v का वैल्यू हम निकाले यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज dw इज इक्वल टू v की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R इंटू dq, है ना। देयरफॉर total work done in bringing charge capital Q is कितना, तो W इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को बाहर किए, इंटीग्रेशन ऑफ Q dq, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल Q, R अभी वेरिएबल नहीं ना है, R वेरी कर रहा है, नहीं क्या वेरी कर रहा है, Q, वहाँ पे क्या था, X वेरी किया, मतलब R वेरी किया, रेडियस वेरी किया, यहाँ पे Q वेरी किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q dq का इंटीग्रेशन, हाँ Q स्क्वायर बाय 2, 0 से कैपिटल Q, तो फाइनली क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह, सॉरी तो एक बार Q की जगह कैपिटल Q, एक बार 0 रखेंगे तो कैपिटल Q रखेंगे तो कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सीधे Q स्क्वायर बाय 2R, इस R को यहाँ ले आए। ठीक है, एंड दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो बहुत आसान है ये। ठीक है, उसमें क्या था, चूंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था इसलिए हमको निकालना पड़ा वो सब, लेकिन यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 8 कर सकते हैं इसको हम, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R, अब 2R कहाँ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा, दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ charged conducting sphere, this much work done is stored as potential energy of charged conducting sphere, therefore U बराबर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R।
ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि बताइए कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर उसका रेडियस r है, उस पर चार्ज कैपिटल Q है, तो सीधे 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय r। लेकिन अगर पूछे कि कोई स्फीयर है जिसके वॉल्यूम में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 1/20 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर बाय r। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे गॉस थ्योरम पे। पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा इससे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ अल्फा इंटू आई कैप। ठीक है, वेयर, ये इसको हियर कर लीजिएगा। ये है हियर। Here alpha is a constant. Then find the total flux passing through a cube bounded by the surface. Surface दिया हुआ x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर l है ये। x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू 2l, फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू l, फिर z इज इक्वल टू 0, फिर z इज इक्वल टू l। और सेकेंड पार्ट है इसका द चार्ज, ये चार्ज है, कंटेन्ड इनसाइड द क्यूब। तो सबसे पहले ये क्यूब आप ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे क्यूब ये ड्रॉ कर सकते हैं। करके दिखाइए तो थोड़ा, क्यूब कहाँ पे है, कैसे आप ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो पहला में क्या था, x बराबर 0 था, x इज इक्वल टू l और फिर x इज इक्वल टू 2l। तो हम दो पॉइंट लिए, ये पॉइंट हो गया l दूरी पे, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया 2l दूरी पे। ठीक है, दो पॉइंट लिए, और इसके लिए y कितना था, x बराबर l था और x बराबर 2l तो कर लिए हम लोग। फिर y कितना था, 0 था, y एक्सिस कुछ था ना, 0 था। चलिए एक मिनट देखें क्वेश्चन। एज x इज इक्वल टू 0 2l, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू l है। ठीक, तो देखिएगा क्यूब कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये z एक्सिस हो गया है ना, ये वाला होगा x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू 2l। ठीक है, दूसरा में था क्या, y इज इक्वल टू 0, हाँ, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू l। तीसरा में z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू l। ठीक है, तो ये क्यूब है जो कितने दूरी पे रखा हुआ है, ओरिजिन से l दूरी पे है। मतलब कि इस क्यूब का ये वाला जो फेस है, कौन सा फेस, दिस फेस एंड दिस फेस। ठीक है, ये दोनों फेस से फ्लक्स क्रॉस करे, लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था, इज इक्वल टू अल्फा इंटू, सिर्फ अल्फा था, अल्फा आई कैप कि 2 अल्फा था, अल्फा आई कैप। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ, मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अल्फा आई कैप था। एक मिनट चेक कर लेने दीजिए।
अल्फा एक्स आई कैप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अल्फा एक्स आई कैप। अल्फा एक्स आई कैप, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस में मतलब किस फेस को क्रॉस करेगा, दिस फेस को और दिस फेस को, बाकी चार फेस को तो क्रॉस नहीं करेगा। अगर इस कमरे की हम बात करें तो इस कमरे का ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस की ओर है, तो इस फेस को लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है और उस फेस को क्रॉस कर रहा है, बाकी ये चार फेस को तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फेस पे होगा, फेस 1 इसको कर लिए और फेस 2 इसको कर लिए, ठीक है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद फेस 1, फ्लक्स विथ फेस 1 क्या होगा, कितना, φ1 बराबर E इंटू ए इंटू कॉस कितना 0 या 180 डिग्री। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे ये कोई क्यूब है, इधर से हम छत डाले, ये क्यूब है, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। ऊपर वाले छत के लिए एरिया वेक्टर ऊपर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, और फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो ई ए कॉस 180 डिग्री बराबर माइनस ई कितना है, अल्फा इंटू एक्स इंटू ए। तो साइड कितना था, ये एल था ना, क्योंकि ये भी दूरी कितना था, एल था। तो साइड एल है तो एल स्क्वायर एरिया हो जाएगा कि नहीं इस फेस का, ठीक है। और x कितना है इस फेस के लिए, l, तो x की जगह भी l रख दें, तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एल क्यूब। चलिए ये हो गया फ्लक्स पहला फेस से। अगेन फ्लक्स थ्रू फेस 2, थ्रू फेस 2 क्या होगा, तो φ2 इज इक्वल टू, सेकेंड फेस के लिए x कितना है 2l है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू पहले x इंटू एरिया, तो एल स्क्वायर ही रहेगा, बराबर इंटू कॉस कितना 0 डिग्री। फिर अल्फा इंटू एक्स की जगह रख दिए 2l इंटू एल स्क्वायर कॉस 0 डिग्री 1, तो फाइनली φ2 बराबर कितना आ गया 2 अल्फा एल क्यूब, ठीक है। देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू, φ1 कितना था माइनस अल्फा एल क्यूब, ये प्लस 2 अल्फा एल क्यूब, तो क्या होगा अल्फा एल क्यूब हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि चार्ज इंक्लूडेड इनसाइड द क्यूब। अब चूंकि हमको पता है किसी भी क्लोज्ड फिगर से अगर फ्लक्स है, इसका मतलब गॉस थ्योरम क्या बोला था कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड फिगर इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फ्लक्स निकल रहा है कुछ, इसका मतलब है कि कुछ चार्ज इनसाइड में होगा, तो कितना चार्ज है, तो बस ये फ्लक्स को हम क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देंगे, और वहाँ से क्यू इनसाइड निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बी पार्ट, अब एज फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर यहाँ कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू तो क्या फाई की जगह क्या रखें हम लोग, अल्फा एल क्यूब इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। This implies Q inside is equal to epsilon naught alpha L cube हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अगले क्लास में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा एक बार कैपेसिटर का रिवीजन करके आइएगा एक बार, जितना समझ सकते हैं। ये समझ में आएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैट ठीक से समझिएगा तो फिर मैग्नेटिज्म में भी आपको आसान होगा। ठीक है, सारा डेरिवेशन लगभग एक ही जैसा है वहाँ भी। ठीक है, मैंने बस अंतर ये, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है, इसका थोड़ा सा वेरी करता है प्रॉपर्टी। हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है जिसमें Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रिंग पे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? रिंग मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो रिंग पे चार्ज कहाँ होगा? उसके पेरीफेरी पे। ठीक है, अब एक स्फेयर को हम इस तरह से फिट किए हैं कि स्फेयर का जो सेंटर है वो रिंग के पेरीफेरी पे आ रहा है। इस स्फेयर का सेंटर, तो इस रिंग का जो सेंटर है, रिंग का सरकमफेरेंस इस स्फेयर के सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस स्फेयर से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या है। ये है स्फेयर और ये हो गया रिंग। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? गॉस थ्योरम अप्लाई अगर करना हो तो स्फेयर तो क्लोज्ड फिगर हो गया। ठीक है, तो हमको अगर ये पता चल जाए कि स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है तो हम आसानी से गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स निकाल सकते हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज स्फेयर पे तो नहीं है, चार्ज किस पे है? रिंग पे है। और रिंग का कितना पार्ट इनसाइड में है? ये वाला पार्ट। इस पार्ट पे कितना चार्ज है उतना है, वही ना चार्ज स्फेयर के अंदर है, बाकी चार्ज तो स्फेयर के बाहर है। तो सिर्फ हमको इस पार्ट पे क्या चार्ज है वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, मतलब ठीक नहीं बना है। तो ये सेंटर किसका है? रिंग का। और ये सेंटर किसका है? स्फेयर का। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिए और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दिए और इस पॉइंट को भी यहाँ से मिला दिए। अब बता सकते हैं कोई ये एंगल कितना होगा? 60, 30, 40 क्या? देख के नहीं बताना है कि देखने से लग रहा है 60 इसलिए 60 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है लॉजिकली। देखिए इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं तो ये किसका रेडियस है? स्फेयर का रेडियस। ये किसका रेडियस है? रिंग का रेडियस। और ये किसका रेडियस है? दोनों का रेडियस। ठीक है, और स्फेयर का रेडियस और रिंग का रेडियस तो बराबर है। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल बना? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना हो गया? तो ये भी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये बड़ा सा रिंग है, हम सेंटर से दो लाइन ड्रॉ की और दोनों को मिलाए हुए हैं, तो एंगल 0 डिग्री है। जैसे जैसे दोनों लाइन को बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है और 360 डिग्री में पूरा रिंग कवर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 360 डिग्री कंटेन टोटल चार्ज कितना? Q। मतलब 360 डिग्री एंगल कंटेन चार्ज कितना? Q। देयरफॉर यूनिट डिग्री कंटेन चार्ज कितना? Q बाय 360। तो 120 डिग्री एंगल कितना कंटेन करेगा? वही ना इनसाइड में है। देयरफॉर
120 डिग्री एंगल, कंटेन चार्ज कितना Q/360 इंटू 120, तो कितना हो गया Q/3, निकल गया चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम 5 बराबर कितना Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू Q इनसाइड क्या रखें Q/3 एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर। क्या तो इस तरह से कभी भी आए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर कितना चार्ज है और वो कैसे निकालना है वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।